नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता माखनलाल फोतेदार की पुस्तक ऐसे वक्त आई है जब राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के कगार पर है। हाँ, कांग्रेस में ये अटकल है कि यदि बिहार में भाजपा हारी तो राहुल गांधी आगे बढ़कर पार्टी कमान संभालेंगे। बिहार में भाजपा को रोकने में राहुल गांधी की रणनीति को यह इनाम होगा। यूं सोनिया गांधी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा हुआ है, लेकिन सोनिया गांधी और उनके सलाहकार खुद अब और राहुल गांधी की ताजपोशी में देरी नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने खुद अपनी टीम की रूपरेखा बना ली है। इसमें नए और पुराने नेताओं में संतुलन और नौजवानों को प्रमुखता दिए जाने की बात है। 10 ही महासचिव होंगे। इनमें से 5 की जगह दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। संदेह नहीं कि कांग्रेस में अंततः राहुल गांधी को ही सब कुछ संभालने का फैसला है। ऐसे में फोतेदार की किताब में इंदिरा गांधी के हवाले प्रियंका गांधी के उत्तराधिकारी की थीसिस बेमतलब है। राहुल गांधी ही कांग्रेस की नियति है। बहुत संभव है यह नवंबर में ही 2 टूक अंदाज में जाहिर हो। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बिहार में चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ सुलह नहीं करने जा रही है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ेगा, जिसका असर संसद के शीतकालीन सत्र पर दिखाई देगा। कांग्रेस ने अफ्रीकी नेताओं के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए भोज में शामिल नहीं होकर टकराव बढ़ाने का संकेत दिया है। कांग्रेस ने हालांकि कूटनीतिक तकाजों का ध्यान रखते हुए पीएम के भोज का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार नहीं किया है, लेकिन पार्टी के आमंत्रित नेताओं में से कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को इस भोज में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन तीनों नेताओं ने इस भोज से दूरी रखी। कांग्रेस मानती है कि भारत अफ्रीका दोस्ती के लिए फोरम स्तर के सम्मेलन का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कांग्रेस के राज में पहले ऐसा एक सम्मेलन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस को श्रेय देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी इस पहल के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कांग्रेस के नेता इस बात से नाराज हैं कि केंद्र सरकार पंडित नेहरू की विरासत को खारिज कर रही है। नेहरू म्यूजियम में हुए बदलाव से भी कांग्रेस नाराज है। तभी कांग्रेस पार्टी नेहरू की 125वीं जयंती का कार्यक्रम अपनी ओर से बड़े पैमाने पर आयोजित करने वाली है। बहरहाल कांग्रेस के इस रुख से सरकार को अगले सत्र में बड़ी मुश्किल होगी। देश की सभी पार्टियां कमाल की राजनीति कर रही हैं। सब एक दूसरे की आंतरिक राजनीति को सार्वजनिक मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस नेता भाजपा के घर में झांक रहे हैं तो भाजपा के नेता जदयू के घर में, और जदयू वाले भाजपा की अंदरूनी राजनीति की पोल खोल रहे हैं। और इसके पीछे बिहार की चुनावी राजनीति है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भाजपा की आंतरिक राजनीति का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के प्रति सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में राजनाथ सिंह को किनारे कर दिया गया है। उनका मकसद भाजपा के शीर्ष नेताओं में मतभेद पैदा करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के ठाकुर वोटों को भड़काने का भी है। इसी तरह भाजपा के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने जदयू के 2 बड़े नेताओं शरद यादव और केसी त्यागी के प्रति अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद मिल गए तो उन्होंने शरद यादव को छोड़ दिया। वो इस बहाने यादव मतदाताओं को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस राजनीति को आगे बढ़ाते हुए भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार का गर्व है, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कद्र नहीं हो रही है। भाजपा के खिलाफ बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया। उनकी पार्टी का मानना है कि शत्रुघ्न सिन्हा की अनदेखी का मतदाताओं पर असर है। केंद्र सरकार में प्रबंधन का तंत्र काम नहीं कर रहा है, तभी बढ़ती असहिष्णुता के नाम पर हो रहे विरोध को सरकार संभाल नहीं पा रही है। पहले सिर्फ साहित्यकार अपना सम्मान लौटा रहे थे, लेकिन अब फिल्मकार और वैज्ञानिक भी बढ़ती असहिष्णुता के नाम पर सम्मान लौटाने लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री कई फिल्मी हस्तियों के सीधे संपर्क में रहते हैं और अरुण जेटली जैसे हाई प्रोफाइल नेता को सूचना व प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, फिर भी फिल्मी हस्तियों को नहीं संभाला जा सका। सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि जेटली इस मंत्रालय में रुचि नहीं लेते हैं और उन्होंने सब कुछ राज्यवर्धन राठौड़ पर छोड़ा है। इस वजह से भी समस्या हो रही है। 1 दर्जन फिल्मकारों ने अपने राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। उनमें आनंद पटवर्धन जैसे समानांतर सिनेमा का नाम ज्यादा है, लेकिन दिवाकर बनर्जी जैसे फिल्मकार भी हैं जो मसाला फिल्में बनाते हैं। उन्हें भी नहीं समझाया जा सका। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को इस बारे में पहले से भनक भी नहीं लगी। इसी तरह देश के शीर्ष वैज्ञानिकों ने बढ़ती असहिष्णुता का मुद्दा उठाया। 100 वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई है और मशहूर वैज्ञानिक पीएम भार्गव ने तो अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अध्यक्ष रहे पी बलराम, पी रविंद्रन और ए गोपाल कृष्णन जैसे मशहूर वैज्ञानिक बढ़ती असहिष्णुता
पूर्णता का मसला उठा रहे हैं। साहित्यकार, वैज्ञानिक और फिल्मकारों का इस तरह विरोध में उतरना सरकार की छवि के लिए ठीक नहीं है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन अफ्रीकी देशों को अगले 5 साल में रियायती दर पर 10 अरब डॉलर का कर्ज देने की घोषणा की, जो मौजूदा ऋण कार्यक्रम से अलग होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अफ्रीकी देशों को 60 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता और भारत में अफ्रीकी देशों के 50,000 छात्रों को छात्रवृत्तियां देने का वादा भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अफ्रीकी देशों की ये मुलाकात दुनिया की 1/3 मानव जाति को एक छत के नीचे ले आई है। मोदी ने कहा कि 1.25 अरब भारतीयों और 1.25 अरब अफ्रीकियों के दिलों की धड़कन एक है। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी सामरिक चिंताओं और आर्थिक लाभ से ऊपर है। मोदी ने कहा कि ये सिर्फ भारत और अफ्रीका की मुलाकात ही नहीं है, आज दुनिया में 1/3 मानव जाति के सपने एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं। विदेश मंत्री सुषमा ने आज कहा कि भारत और अफ्रीका शांति, प्रगति और समृद्धि के अपने साझा लक्ष्यों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुषमा ने सबका साथ, सबका विकास की भावना के आधार पर भारत अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग और साझेदारी की अपील की। तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में सुषमा ने कहा कि इस सम्मेलन में भारत और अफ्रीकी देशों के प्रमुखों का इकट्ठा होना परिवार के पुनर्मिलन जैसा है। उन्होंने कहा कि एक समय भारत और अफ्रीका एक ही भूमि पर भौगोलिक रूप से जुड़े हुए थे और आज हम विश्व भर में प्रगति, समृद्धि एवं शांति के साझा लक्ष्य के जरिए जुड़े हुए हैं। सुषमा ने कहा कि भारत हमेशा से अफ्रीका के साथ और अफ्रीका के लिए खड़ा रहा है। हमारा संबंध साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्ली भेदभाव और रंग भेद के खिलाफ साझा संघर्ष की कठिन स्थितियों में विकसित हुआ है। सुषमा ने कहा कि हम विकास के रास्ते पर दूर तक जाना चाहते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास की वास्तविक भावना के तहत अफ्रीकी मित्रों और साझेदारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति पर चलकर सभी समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहती है। बिहार विधानसभा की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि इस चुनाव में हार को देखकर मोदी जी गुस्से में हैं, जिसके कारण वो महागठबंधन को कोसते हैं। कभी शैतान कहते हैं तो कभी तांत्रिक कहते हैं तो कभी 3 इडियट्स भी कह डालते हैं। राहुल ने कहा कि ये सब बातें प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के लोग बिहारियों को पीटते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक इस मुद्दे पर बात नहीं की है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी किसान, मजदूर और गरीब की बात नहीं करते, वो तो एक दूसरे से लड़वाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ मोदी और भाजपा के लोग एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़वाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। राहुल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले सालों में जो विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं उन्हें वो आगे बढ़ाएंगे। राहुल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में भाजपा ने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, क्या प्रधानमंत्री मोदी ही बिहार के सीएम बनेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्री परिषद में बड़ा फेरबदल करते हुए आज 8 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए 8 मंत्रियों में 5 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसके अलावा 9 मंत्रियों से उनके विभाग ले लिए हैं। अखिलेश सरकार में बर्खास्त किए गए मंत्री हैं अंबिका चौधरी, महेंद्र अरिदमन सिंह, नारद राय, शिव बेरिया शिवकांत ओझा, आलोक कुमार शाक्य, योगेश प्रताप सिंह और भगवत शरण गंगवार। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रस्ताव पर इन 8 मंत्रियों को पद मुक्त कर दिया है। अखिलेश यादव अपने मंत्री परिषद का विस्तार 31 अक्टूबर को करेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। इस साल बजट सत्र के बाद भारत की राजनीति में जो कुछ हुआ है उसका एक परिणाम कांग्रेस में राहुल गांधी की लीडरशिप का जमना है। राहुल गांधी की मुखरता, सक्रियता और टकराव के चलते मोदी सरकार के कई इरादे धरे रह गए। कांग्रेस का विरोध धारदार था, तभी राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखिए मेरा ये खुलासा। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता माखनलाल फोतेदार की किताब के बहाने कांग्रेस में राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी की जो बहस छिड़ी है वह बेमतलब है। राहुल गांधी कांग्रेस की नियति हैं, पार्टी की कमान उनको सौंपनी है, इसकी तैयारी पिछले 10 साल से चल रही है। 2004 में अमेठी से उनके सांसद बनने के बाद ही यह तय हो गया था कि वे पार्टी की कमान संभालेंगे। सिर्फ यह तय होना है कि कब संभालेंगे। संभव है कि कांग्रेस पार्टी अगले महीने इस बारे में फैसला करे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल की ताजपोशी का फैसला संभव है।
बिहार का नतीजा कुछ भी हो, दोनों ही स्थितियों में राहुल को कमान मिलेगी। उन्होंने अपने आप को इसके लिए तैयार कर लिया है। उनके साथ काम करने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की रूपरेखा भी तय हो गई है। कांग्रेस पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के बारे में उन्होंने जो कुछ भी तय किया है उस पर सोनिया गांधी की सहमति है। सोनिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनके फॉर्मूलों को स्वीकार किया है, तो उन्होंने भी कई मामलों में अपनी जिद छोड़कर वरिष्ठ नेताओं की बात मानी है। असल में कांग्रेस इस मुद्दे पर राहुल गांधी को बदलकर दूसरा चेहरा लाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ऐसा सोचने का मतलब है कि कांग्रेस ने सोनिया और राहुल दोनों के नेतृत्व को विफल मान लिया है। सोनिया गांधी ऐसा मैसेज कतई नहीं जाने देंगी। वैसे भी पार्टी के पुराने नेता जो पहले राहुल गांधी के तौर तरीकों से असहमत थे, वे मानने लगे हैं कि राहुल के विरोध का तरीका लोगों को अपील कर रहा है। भूमि बिल पर सरकार का पीछे हटना इसकी मिसाल है। राहुल के आक्रामक विरोध ने नरेंद्र मोदी की सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। राहुल को अध्यक्ष बनाने का विरोध कर रहे कुछ नेताओं ने सोनिया को समझाया था कि सहयोगी पार्टियों के नेता राहुल की कमान नहीं मंजूर करेंगे। वे शरद पवार के बहाने राहुल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ तालमेल कराकर राहुल ने गठबंधन की राजनीति को सफलतापूर्वक हैंडल करने का संकेत दिया है। अगर बिहार में महागठबंधन की तीनों पार्टियां भाजपा को रोकने में कामयाब हो जाती है तो इसका राहुल को भी बहुत फायदा होगा। कांग्रेस के अंदर और संभावित सहयोगी पार्टियों में राहुल की स्वीकार्यता बढ़ेगी। बहरहाल कांग्रेस में संक्रमण काल खत्म होने का समय आ गया है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जब राहुल गांधी को जयपुर चिंतन शिविर में उपाध्यक्ष बनाया गया था, तभी से उल्टी गिनती चल रही है। धीरे धीरे राहुल गांधी ने लगभग पूरी पार्टी को संभाल लिया है। सोनिया सारे अहम फैसले उन पर छोड़ रही है। उन्होंने अपनी नई टीम भी बना ली है। जयराम रमेश ने इसका संकेत देते हुए कहा था कि राहुल अच्छे लोगों की टीम बना रहे हैं और इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। रमेश ने यह भी कहा था कि राहुल की टीम में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जगह नहीं होगी, लेकिन ये बात सही नहीं है। राहुल गांधी नए और पुराने दोनों नेताओं को साथ लेकर एक संतुलित टीम बना रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद यह टीम कमान संभालेगी और तब केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी के साथ टीम राहुल का टकराव और तेज होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर चर्चा करेंगे। कई जानकार यह खटका लिए हुए हैं कि माखनलाल फोतेदार की किताब जानबूझकर ऐसे वक्त आई जब राहुल गांधी की तख्तपोशी होनी है। वे राहुल गांधी को नहीं, प्रियंका गांधी को चाहते हैं, मगर फोतेदार अब इस उम्र में ऐसी राजनीति नहीं कर सकते। उन्होंने किताब में वही लिखा होगा जिनके वे गवाह थे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, कांग्रेस में जब राहुल गांधी की तख्तपोशी होने की अटकल है, उस वक्त फोतेदार जी की किताब का आना और उसमें इंदिरा गांधी के हवाले प्रियंका गांधी के उत्तराधिकारी होने की बात जो कहना, उससे उसके पीछे क्या मकसद ये लगता है कि इससे कांग्रेस में बहस वो चाहते हैं फोतेदार जी? नहीं, ऐसा नहीं है। फोतेदार जी ने किताब पिछले साल लिख दी थी, वो तो पब्लिशर्स के कारण जो है देरी हुई है। तो जो है कि ये इसमें कोई टाइमिंग इस तरह से कोई चूज नहीं किया गया था। राहुल गांधी की तो तख्तपोशी अभी हो जानी चाहिए थी जुलाई अगस्त में। वो तो उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को 1 साल की एक्सटेंशन देकर जो है कि उसको पोस्टपोन कर दिया है। और ऐसा लोगों का कांग्रेस के अंदर मानना है कि सोनिया गांधी ने 1 साल इसलिए पोस्टपोन किया है क्योंकि अगले कई चुनाव जो है कांग्रेस हारने वाली है। तो वो ये नहीं चाहती कि राहुल अध्यक्ष बने और कांग्रेस बिहार हार जाए, कांग्रेस उसके बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला और असम हार जाए, तो राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो वो चाहती हैं कि अपने ऊपर ब्लेम लेकर इन 4-5 डिफीट्स का तब राहुल गांधी को आगे किया जाए। नहीं, लेकिन इससे एक तरह से फोतेदार जी की किताब से कांग्रेस के मन के अंदर जो मनोदशा में तो प्रियंका गांधी को लेकर एक तरह से मौन आग्रह तो बहुत काफी गहरा बैठा हुआ है। देखिए, फोतेदार जी ने जो किताब लिखी है ये उनकी दिल की बात है। हाँ, ये उनकी खुद की भी इच्छा है कि भैया नहीं, उनकी इच्छा नहीं है। उनको जो उन्होंने लिखा है प्रियंका के बारे में, वो लिखा है कि जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हत्या से 3-4 दिन पहले कश्मीर वो गई थी, फोतेदार जी को भी लेके गई थी, दोनों अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी लेके गई थी। तो उसमें उनको प्रीमोनिशन टाइप हुआ था, उनको लगा था कि उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। तो उन्होंने फोतेदार जी को बुलाकर कहा था कि उनको दिखता है कि ये प्रियंका किसी दिन सियासत में आएगी और लोग जो है कि इंदिरा जी की
झलक उसमें देखकर प्रियंका को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद इंदिरा जी को भूल जाएंगे। और फौतेदार जी ने कहा कि आपको ऐसा लगता है तो आप उनको ग्रूम करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो होंगी नहीं, लेकिन ये आपको मैं कहती हूँ कि आपने ये इंश्योर करना है। नहीं तो इसका एक आगे का ये क्या, इस बात को लेकर फौतेदार जी ने फिर राजीव गांधी या सोनिया गांधी की यहाँ इस बात को पुख्ता अंदाज में क्या रखा था? पुख्ता अंदाज की बात करो। बिल्कुल, इंदिरा जी के गुजर जाने के बाद राजीव को बताया था फौतेदार जी ने कि जो है ये इंदिरा जी ने ये कहा था और इंदिरा जी की ये डिजायर थी। तो राजीव इस बात पे खुश भी हुए थे और हंसे और कहा कि अच्छा मम्मी ऐसे कहती थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी से तो बहुत प्यार करते थे राजीव, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब सोनिया गांधी को फौतेदार जी की कोशिशों के बाद जब अध्यक्ष बनी तो इन्होंने फौतेदार जी ने जो इंदिरा जी की जो डिक्टेटेड जो इच्छा थी वो सोनिया जी को बताया। तो सोनिया किताब में इसका जिक्र है कि सोनिया जी ने सुना और उसके बाद उनका पूरा चेहरा जो है बिल्कुल बहुत वो ग्रिम हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ये चाहती थी, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उसके बाद जो है कि क्योंकि सोनिया जी ऑलरेडी मन बना चुकी थी कि जो है वो राहुल को आगे करेंगी बनिस्बत के प्रियंका के। तो फौतेदार जी ने जो उनको कहा गया था, जो इंदिरा जी के फौतेदार जी तो बहुत लॉयल और बहुत उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। और पर इसको कहने की जरूरत, जब एक तरह से कांग्रेस में निश्चय हो गया, सोनिया गांधी ने उस बात के बजाय अपने उस पर कहा, तो फिर फौतेदार जी को इसका जिक्र करना क्या जरूरी था क्या? देखिए, उन्होंने किताब लिखी है, किताब में और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र है। तो जो इंदिरा जी के टाइम की बातें हैं, राजीव जी के टाइम की बातें हैं, सोनिया जी के टाइम की बातें हैं, उनका जिक्र है। तो इसका भी जिक्र है क्योंकि ये तो इंदिरा जी ने मतलब कि अपनी एक तरह से इच्छा व्यक्त की थी। इंदिरा जी की जो ओरिजिनल विल जो थी, जो 1981 या 82 में की थी, उसमें भी फौतेदार जी ही सिर्फ विटनेस है, उसमें दस्तखत करने वाले। तो एक तरह से इंदिरा जी के बहुत नजदीक थे, उनके कॉन्फिडेंट थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इंदिरा जी के इतने नजदीक 80 के बाद रहा हो। तो उसका उन्होंने अपना लिखा है। नहीं, लेकिन इससे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और कांग्रेस में जो आम कार्यकर्ता या दूसरे नेता जो है वो भी उनके मनोभाव को हवा नहीं लगती इस बात से कि हम बात ठीक कह रहे हैं या ये होना चाहिए? ये एक तरह से अनिश्चितता इससे नहीं पे बनेगी? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं होगा। जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी की लीडरशिप जो है, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो 44 का नंबर आया था अनएक्सेप्टेबल है लोगों को। और सोनिया जी के भी जो सबसे अच्छे दिन हैं उनके पीछे रह चुके हैं। तो कांग्रेस जो है इस वक्त इस मोड़ पे खड़ी है कि जो है उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोनिया गांधी इंदिरा गांधी नहीं है और राहुल गांधी संजय गांधी नहीं है। और जो है कि उनको ये लगता है कि जो बहुत जल्दी जो है चुनौती दी जाएगी इनकी लीडरशिप पे को विद इन द कांग्रेस। हाँ, तो ये लगता है कि आपको कि इससे चुनौती मिल सकती है? मतलब एक तरह से उस चुनौती का आधार भी एक किताब या वो बन सकती है आगे। देखिए, ये जो प्रियंका की बात जो 31 साल पहले इंदिरा जी ने कही थी, वो उसका बयान किया है। अब जो है कि ये तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है किसको एक्सेप्ट करते हैं। अब राहुल गांधी की लीडरशिप होगी या सोनिया गांधी की, इन्होंने तो अपना एक तरह से कर्तव्य पूरा किया है, अपने दिल की बात कही है कि ये इंदिरा जी चाहती थी। अब इनका इसमें कुछ नहीं है कि कांग्रेस में कौन लीडर होगा कौन नहीं होगा, वो कांग्रेस अपने आप तय करेगी। और जो है कि इनको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से चली और जिस तरह से ये स्थिति है कांग्रेस की, इसका उभरना दोबारा बहुत मुश्किल है। नहीं, पर कांग्रेस को लेकर किताब में और कौन सी खास बात ऐसी पंकज जी जो कि सचमुच में जो हलचल या जो जिसका मतलब निकलता हो कुछ खास? नहीं, बहुत सारी चीजें जैसे उन्होंने लिखा है कि जो है कि ये सोनिया जी जो है, ये इनके जो एडवाइजर्स थे, ये जो है कई चीजों के बारे में ये खुद मतलब कि नहीं जानते थे, लेकिन उनको फिर भी एडवाइस करते थे। इन्होंने आउटसाइडर्स को पार्टी के अंदर आने में इनकरेज किया, क्योंकि वो खुद बहुत इस चीज में कंफर्टेबल फील करते थे जब आउटसाइडर्स के साथ डील करना हो। मतलब अराजनीतिक लोग और ब्यूरोक्रेट किस्म के लोगों को ज्यादा प्राथमिकरिता मिली? नहीं, ब्यूरोक्रेटिक वो तो उसके ऊपर जिक्र किया कि एनएसी और वो जैसे प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की जो गरिमा है और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की जो एक सैंक्टिटी है उसको कम किया गया। लेकिन बाकी भी जो है कई लोग जो बाहर की पार्टी से है उनको अहम पोजीशंस दी गई। उन्होंने उसका उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, जहां पे पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया और मोहन प्रकाश को जनरल सेक्रेटरी, कि दोनों नए थे ये उधर की राजनीति के अंदर, ना एमएलए उनको जानते थे। एक तरह से फौतेदार जी की व्यथा भी इस पुस्तक से झलकी है। नहीं, फौतेदार जी ने जो ऑब्जर्व किया, क्योंकि एक तरह से चाणक्य है और हमेशा जो है बिहाइंड द सीन काम किया है, तो उनकी जो ऑब्जर्वेशंस है बहुत कुछ कह देती हैं। और उन्होंने जो कुछ कहा है
कि उससे कांग्रेस के लीडर्स कुछ तो दुखी होंगे, लेकिन जो कांग्रेस का वर्कर है वो बहुत खुश होगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हकीकत को बयान किया है। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।